हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सभी अच्छे हो एंड अच्छे से पढ़ भी रहे हो। आई होप सो। कितने लोगों ने क्वेश्चन किया इस टॉपिक से? यू ऑल ट्राइड सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन। मैंने कल के क्लास में लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि सॉल्व सम क्वेश्चंस। यू डिड। आई आल्सो गिव 2 or 3 क्वेश्चंस प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में मैंने दिया था फ्रॉम एनसीईआरटी, आई रिमेम्बर। सो क्वेश्चंस कर रहे हो या नहीं? See, what the thing is, we have a class of 1 hour, right? No, not 1 hour itself. It is 55 minute का class, जिसमें hardly 50 minute के class होते हैं. Done. And in 50 minutes class, we are dealing with physics of class 11th. So, concept को अगर हम पढ़ रहे हैं तो question ज्यादा हो नहीं पाएगा. और ये टॉपिक काफी इजी है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है ना, ये ये टॉपिक बहुत बेसिक है और इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी बेसिक होते हैं. ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करा भी नहीं है. एंड अनदर रीजन व्हाई आई डिडंट इंक्लूड इज कि वीकेंड के क्लास में भी यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्सन, बट वी शुड नॉट वेट फॉर वीकेंड in order to solve the question, right? We should take the initiative. We means you students. अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर कर रहे हो तो मुझे बताओ. और any doubt if you got in any question that you encountered from this topic? किसी को भी कोई डाउट है? प्लीज बी अप फॉर इंटरेक्शन ऑलवेज. जब भी कोई चीज पूछा जाता है और अगर आप इस पोजीशन में हो कि यू कैन राइट टू मी, you can answer, then please do it. It is a request. Sorry, it is a request. Sorry. Again. हर रोज मैं तुम लोगों को एक ही चीज के लिए इनकरेज करती हूँ. टॉक एज मच एज यू कैन, नॉट इन द वे यू यूज टू टॉक इन द क्लासरूम. टॉकिंग मीन्स टॉकिंग विथ योर टीचर. दैट टॉकिंग इज अ वेरी मच व्हाट इफेक्टिव. अगर आप अपने टीचर से बात कर रहे हो तो वो कॉन्वर्सेशन तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा. तुम्हारे लिए अच्छा इसलिए होगा कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे, मेरे लिए अच्छा इसलिए होगा कि आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि तुम लोगों का लर्निंग प्रोसेस कैसे जा रहा है, तुम लोगों का लर्निंग जो लेवल है वो कहाँ तक पहुंचा है, कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो. बट तुम लोग बात ही नहीं करते, कुछ समझ ही नहीं आता तुम लोगों के साइड से क्या चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो. एनीथिंग, एनीवन? चलो मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगी, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो. इट मीन्स यू वांट मी टू गो अहेड, आई डोंट नो. एनीवे, सो लेट्स फर्स्ट रिवाइज जो भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हमने स्टार्ट किया था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट और ये दो चीज का रेशियो है. दैट इज योर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या बुलाते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. हमने पहले क्लास में पढ़ा था स्ट्रेस भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस. डन. एंड इन सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन भी होते हैं. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जहाँ पे लेंथ चेंज होता है, शियर स्ट्रेन जहाँ पे एंगल का फैक्टर है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस जहाँ पे वॉल्यूम चेंज होता है. सो if stress is one of type, then a strain is also of one type. Then और इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इस जैसे हमने अभी भी देखा स्ट्रेस 3 तरह का हमने डिफाइन किया, उसी तरह से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरह के होंगे. ठीक है, सो फर्स्ट इज योर यंग्स मॉड्यूलस. यंग्स मॉड्यूलस हम कब डिफाइन करते हैं? जब हमारा स्ट्रेस कैसा हो? लॉन्गिट्यूडनल हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर एक रॉड है और इस रॉड पे अगर मैंने फोर्स दिया कुछ ऐसा, टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, फोर्स टेंशन फोर्स की तरह लग रहा है, ये लेंथ को बड़ा करेगा. डन. सो यहाँ पे स्ट्रेस क्या लिखना है हमेशा? फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस. एरिया इज व्हाट? कौन सा एरिया लेना था? वो एरिया जो फोर्स से परपेंडिकुलर है ना, divided by delta L by L. So this ratio is called Young's modulus, denoted by letter Y. Okay. उसके बाद हमने देखा था शियर मॉड्यूलस. शियर मॉड्यूलस को हम लोग G लेटर से डिनोट करते हैं.
और ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो अगर ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, वायर सिलेंड्रिकल शेप में जनरली होता है, यहाँ पे फोर्स लगेगा तुम्हें एरिया से पैरेलल, और इस केस में जो हमारा सिलेंडर है वो सर्टेन एंगल से, कीपिंग बेस फिक्स्ड, वो सर्टेन एंगल से क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। एंड दिस शिफ्टिंग एंगल अगर ये थीटा है तो जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, थीटा, that is your, if this is x and length of cylinder or wire is l, then this is x by l, that is theta, tan theta, divided by क्या लिखोगे, सॉरी मैं ऑपोजिट लिख रही हूँ, तुम लोग क्लास आते हो नहीं बोलने का कसम खाकर, कि क्लास में जाना है, मैम चाहे जो भी बोले बोलना नहीं है, ऐसा ही सोच कर आते हो ना, ठीक है मत बोलो, मुझे पता है तुम लोग बैक में बहुत ज्यादा बोल रहे होगे, बातें कर रहे होगे, तुम लोग बिना बात किए रह नहीं सकते, है ना, ऐसे बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट होते हैं जो बात नहीं करते, करना भी चाहिए, बट थिंग इज कि थोड़ी बातें मुझसे भी तो कर लो। चलो, अनदर इज योर व्हाट, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस बी लेटर से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जनरली फ्लूइड के अंदर होगा और हर तरफ से इस पे प्रेशर लगेगा, that is your hydraulic stress, force per unit area, force is normal to the area, done, so that is like you just write it a by a or write it as pressure, okay, delta v by v, and with it we tuck a negative sign, क्यों देते हैं, क्योंकि डेल्टा v is inherently negative। तो ये हमने चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हमने सर्ल्स एक्सपेरिमेंट किया था। सर्ल्स एक्सपेरिमेंट क्या करता है, ये किसके वैल्यू को फाइंड करता है, वाई, यंग्स मॉडुलस को फाइंड करने का तरीका है। तो यंग्स मॉडुलस मींस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसके लिए तुम्हें वायर चाहिए। एक्सपेरिमेंट में वी टुक टू वायर्स, वन इज एक्सपेरिमेंटल वायर एंड अनदर इज योर व्हाट, रेफरेंस वायर, ठीक है, ये तुम्हारा एक रेफरेंस वायर था, फिर यहाँ पे हमने वर्नियर स्केल लिया था, डन। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने वाई वाई को मेजर करना है, सो वाई क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल। सो व्हाट वी विल डू, लाइक डिटेल में कल मैंने पढ़ाया था, सो अभी रिवीजन में आई विल जस्ट टॉक सुपरफिशियल, लाइक ऊपर ऊपर से। तो क्या होगा, ये तो रेफरेंस मास जो हमने रखा था किंग्स को हटाने के लिए, वो मैंने बताया भी था। उसके बाद अगर मैं दूसरे मास को रख रही हूँ तो ये दूसरा मास mg अमाउंट ऑफ फोर्स वायर पे लगाएगा, सो यहाँ पे mg बाई ए डिवाइडेड बाई, इस मास की वजह से लेंथ बढ़ेगा, चेंज इन लेंथ जो है वो स्केल मेजर करके देगा, so that delta L value you will put here, and L is the length of wire that you already know because आप उस वायर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिए हो, so you must have measured that. This is how we calculate Young's modulus using Searle's experiment. यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि हमने दो वायर क्यों यूज किया, हमने दो वायर इसलिए यूज किया कि अगर टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से जो डेल्टा एल में वेरिएशन आएंगे, उस वेरिएशन को नलिफाई करने के लिए हमने क्या यूज किया, दो वायर यूज किया, सिंगल वायर से काम नहीं चलाया, है ना। एंड आई एक्सप्लेन्ड इन डिटेल व्हाई वी डिड दैट, ओके। चलो तुम लोग बड़े समझदार हो, बातें तो करते नहीं हो, समझदारी हो रही होगी शायद, आई डोंट नो। चलो, compressibility is what? This is just the opposite of bulk modulus, if you remember. So compressibility किससे डिनोट करते हैं, K से, और ये तुम्हारा क्या है, 1 by बीटा, बीटा हमारा क्या था, P divided by delta V by V. So this is P is what? Like compressibility we define like कि suppose कर लो एक fluid है, ठीक है, ऐसा कुछ liquid है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, डन। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक पिस्टन था, पिस्टन से तुम लोग फेमिलियर होगे, 12th के स्टूडेंट हो, सॉरी 11th के स्टूडेंट हो, सो 11th में भी इक्विलिब्रियम पढ़े हो केमिस्ट्री में, या फिर इक्विलिब्रियम 11th क्लास में है ना, हाँ। पिस्टन्स नाम सुना है, पिस्टन आया नाम, प्रज्ञा नहीं सुना, ठीक है, नहीं सुना तो कोई गुनाह नहीं है, ओके। कोई तो बोला इतने वक्त के बाद,
पिस्टन को भूल जाते हैं। सपोज कर लो एक वुड है ना, ऐसा कुछ वुड जैसा मटेरियल है, एक लिक्विड का कंटेनर है, उसके अंदर पानी है, वो कंटेनर ढक्कन से ढका हुआ है, यानी कि ये हमारा ढक्कन है, इसके ऊपर एक ऐसा वुड जैसा या कोई भी चीज का बना हुआ एक मटेरियल है, डन। और ये ऐसा है, अब इसके ऊपर हम क्या रख सकते हैं, इसके ऊपर हम मास को रख सकते हैं। अब क्या होगा, अगर इसके ऊपर जैसे लिक्विड का ढक्कन है, ढक्कन मूवेबल है, ठीक है, ये जो ढक्कन है ये क्या है तुम्हारा, मूवेबल है। तो अगर मैंने इस ऊट लाइक स्ट्रक्चर पे अगर मैंने कोई स्टोन को रख दिया, पत्थर को रख दिया, तो ये ढक्कन किधर जाएगा, नीचे। नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि स्टोन को रखने की वजह से उस पे एक प्रेशर लगा, डन, भारी फील होगा ना उसको, तो उस भार की वजह से वो किधर जाएगा, नीचे जाएगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लूइड प्रेशर में हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी वजह से ये जो फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल था, जो बॉल है, सपोज कर लो एक बॉल है, फ्लेक्सिबल बॉल है, इस पे भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील होगा। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर जब फील होगा तो इसका वॉल्यूम और चेंज होगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब तुम्हारा कंटेनर के अंदर लिक्विड है, इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे ढक्कन है, ऐसे एक वुडन लाइक स्ट्रक्चर है, तो लिक्विड के अंदर कुछ प्रेशर होगा और उस समय ये बॉल कुछ कंप्रेस्ड होगा। जैसे ही यहाँ पे स्टोन डालूंगी, प्रेशर चेंज हुआ और उसकी वजह से वॉल्यूम भी एडिशनल चेंज होगा। तो यहाँ पे पी को जनरली हमने कैसे दिखाया था, डेल्टा पी लिखा था ना, जब कंप्रेसिबिलिटी लिखा था तो इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि अगर प्रेशर चेंज हुआ तो उस प्रेशर चेंज के रिएक्शन में वॉल्यूम में चेंज कितना आया। सो वॉल्यूम में चेंज कितना आया, डेल्टा वी बाई डेल्टा वी, एंड वी वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम। सो दिस इज दिस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, -1/Δp v by delta v। सो दिस इज योर कंप्रेसिबिलिटी, राइट। अब देखो हमने एक पढ़ा था, ट्रेंड पढ़ा था कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड देन ऑफ गैसेस। ये अगर तुम्हें नहीं भी याद रहता है तो ऑपोजिट याद रखो, कंप्रेसिबिलिटी का ट्रेंड कैसा होगा। सो गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होगा कि लिक्विड या सॉलिड, कौन ज्यादा कंप्रेसिबल होगा। ऑब्वियसली दो इंसान सॉरी दो एटम्स के बीच में जब स्पेस ज्यादा है तो इनको कंप्रेस करना आसान है। कंप्रेस करने का मतलब क्या है, जब तुम कोई भी चीज को कंप्रेस करते हो, व्हाट यू डू, दो चीज के बीच के स्पेस को घटाते हो। अगर दो चीज के बीच में ऑलरेडी स्पेस नहीं है तो फिर कंप्रेस करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बहुत लाइट कंप्रेस होगा, डन है। सो गैसेस के केस में स्पेस काफी है, सो वी कैन कंप्रेस इट टू वेरी लार्ज एक्सटेंट, ओके। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, आफ्टर दैट लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। So compressibility just opposite of what, bulk modulus। So compressibility का range क्या होगा, K of gases greater than K of liquid greater than K of solid। So bulk modulus का ट्रेंड तुम बता सकते हो। अब देखो compressibility का ट्रेंड भूलने का है नहीं, ये तो हमेशा ही तुम लोगों को याद रहेगा, ठीक है। चलो, एवरीवन क्लियर टिल नाउ, किसी को डाउट है? तुम लोग के स्कूल में कुछ प्रोग्राम चल रहा है क्या, वेरी लेस स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है क्या, लाइक व्हाई दे आर नॉट जॉइनिंग। तो तुम लोग सोच रहे होगे मैम हम लोग कितने लोगों का आंसर करें, अगर बता सकते हो तो बता दो, विल बी हेल्पफुल। एनी डाउट, एनीवन? आर्य, आदित्य, प्रज्ञा, जयदीप, सॉरी जडेजा, जयदीप इज नॉट हियर टुडे आई गेस, ओके। चलो, पॉइजन्स रेशियो। सो व्हाट इज द पॉइजन्स रेशियो, बहुत ही इजी है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं हम फिर से। अब सपोज कर लो यहाँ पे देखो ये एक रॉड है, एल लेंथ का है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अगर यहाँ पे मैं एफ फोर्स लगाऊंगी, मैंने पहले भी बताया, अगर रॉड है उसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, अगर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है जो कि इस केस में लग रहा है तो उसका लेंथ बढ़ेगा। और मैंने हमेशा बोला है कि जब लेंथ बढ़ेगा, जैसे अभी देख लो ये जो रॉड है इसका वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल है,
अगर यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगा तो ये पतला होगा वायर, होगा, कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ए, लेंथ हो गया एल डैश। सो डेफिनेटली यू कैन से हियर ए इज लेस देन ए एंड एल डैश इज व्हाट, ग्रेटर देन एल, but a into l dash is same, sorry, a into l dash is same as a l, ठीक है। वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेस कैसा है, कंप्रेसिव है या टेंसाइल है। सो पॉइजन्स रेशियो को डिफाइन करने के लिए वी नीड टू डील विथ वन अनदर काइंड ऑफ स्ट्रेन, जिसका नाम हम यहाँ रखेंगे अभी। देखो, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, इसको मार्क करो। ये स्ट्रेन कैसा है, द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। यानी कि ये जो स्ट्रेन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो चेंज आया है ना, डायमीटर में जो चेंज आया है, उसी चेंज को कवर करेगा कौन, लेटरल स्ट्रेन। जैसे जब हम लोग यंग्स मॉडुलस डिफाइन करते हैं, उस केस में हम लोग कौन से स्ट्रेन की बात करते हैं, डेल्टा एल बाई एल, done, but here we are talking about lateral strain, that is what, that is delta d by d, and d is what, d is the original diameter before stress was getting applied, so ये था तुम्हारा d। और यहाँ पे अगर तुम देखो अभी वायर का डायमीटर d डैश हो गया है, so delta d is d minus d dash, delta d by d, this is your lateral strain, okay। And what is Poisson's ratio? Ratio of lateral strain to the longitudinal strain. Longitudinal strain already we have discussed, right? That was equal to delta L by L. Done. So Poisson's ratio इन दोनों का क्या है? Ratio है, simple. So original diameter D ले लो. Contraction of the diameter under stress. Suppose कर लो delta D से change हुआ, lateral strain delta D by D. Okay, so Poisson's ratio will be lateral strain by longitudinal strain. Take their ratios, delta d by d divided by delta l by l. अब मुझे ये बताओ Poisson's ratio का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा? Come on. I'm asking about unit and dimension of this Poisson's ratio. Yes, Jadeja, Pragna, very good, correct. क्योंकि they are this is length by length, no dimension, no unit, length by length, no dimension, no unit, pure ratio, right? So nothing like that. Now Poisson's ratio is a ratio of two strains, definitely lateral strain and longitudinal strain. It is a pure number and has no dimensions or units, as you said just now. And its value will depend on what, nature of material. वो material कैसा है, ठीक है? Over. Now elastic potential energy in a stressed wire. Why, like how potential energy is coming into count here? अब आप ध्यान से सोचो, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल, है ना। इलास्टिक मटेरियल में हमने क्या देखा था कि फोर्स लगाया, अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया तो वो डायमेंशन जो उसका था वो कंप्रेस हुआ, और जैसे ही फोर्स को जीरो कर दिया, वो जो डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट था वो धीरे 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 करके अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। कैसे आ रहा होगा वो ओरिजिनल शेप में? जैसे अगर तुम्हारे पास ये बॉडी था, मैंने क्या किया, मैंने इस पे हर तरफ से ऐसे कुछ फोर्स लगा दिया, मेरा ये बॉडी ऐसे छोटा साइज का हो गया। यूनिफॉर्मली मैंने हर डायरेक्शन से फोर्स लगाया, सो ये यूनिफॉर्मली इसका साइज अफेक्ट हुआ। सिंपल है, इसका रेडियस बहुत छोटा हो गया। डन, कुछ ऐसा बन गया ये। अब मैंने क्या किया, फोर्स को रिमूव कर दिया। कौन से फोर्स को? ये वाले सारे फोर्स को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अगर ये सारे फोर्स को मैंने हटा दिया तो क्या होगा, अगेन ये ऐसा हुआ, जो हम काफी ज्यादा डील कर चुके हैं, इस बात को हम बहुत बार बोल चुके हैं। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में हमने फोर्स लगा रहे हम, तो ये छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होकर इतना हो गया। जैसे ही इतना छोटा हुआ, हमने फोर्स को हटा दिया।
अब देखो, अगर कोई छोटी चीज बड़ी चीज बन रही है तो डेफिनेटली फोर्स लग रहा होगा, है ना, इसके अंदर से एक फोर्स अराइज हो रहा होगा, और वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंक रहा होगा, लाइक किस तरह से वो उसको बनाना चाहेगा, ओरिजिनल डायमेंशन। डन। सो द मोमेंट वी स्विच ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, some internal force comes into action, and that internal force does some work in regaining the original shape. कहने का मतलब कि ये बॉडी जो तुम्हारा कंप्रेस दिख रहा है अभी, हैज सम एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी तो है, और वही एनर्जी का वो इस्तेमाल कर रहा है वापस से ओरिजिनल डायमेंशन में जाने के लिए। और जो यहाँ मैं बोल रही हूँ ना, इट हैज सम एनर्जी, यही एनर्जी है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। डन। यानी कि जब हम कोई चीज को स्ट्रेच करते हैं, किसी चीज पे टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डालते हैं, या किसी भी तरह का स्ट्रेस डालते हैं, we are doing work on it, that work is getting stored as potential energy, और वही पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, उसको ओरिजिनल शेप में आने में हेल्प करेगा। ठीक है, डन। चलो, तो यही पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, किसके लिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ने स्ट्रेच्ड वायर। अब देखो, हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हर शेप के लिए निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें पढ़ना है स्ट्रेच्ड वायर के लिए, कि अगर हमने वायर को स्ट्रेच किया सर्टेन लेंथ से, तब उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नाउ। तो सपोज कर लो तुम्हारे पास एक वायर है जिसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। नाउ व्हाट एम आई डूइंग इज कि, या तुम क्या कर रहे हो अभी, एक फोर्स लगा रहे हो, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, इसका लेंथ बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, जनरली ये घटा। ठीक है, अब देखो फोर्स हमने लगाया, इसका लेंथ कितने से बढ़ा, स्मॉल एल लेंथ से बढ़ा। ठीक है, अब इतने लेंथ से बढ़ा, उसके बाद अगर तुम्हें इसको हम दूसरे वे में सॉल्व करते हैं, ठीक है, लाइक इनिशियल लेंथ था कैपिटल एल, हमने फोर्स लगाया एफ, कितने लेंथ से एक्सटेंड कर चुके हैं हम अभी तक, एल से। अगर मुझे इस वायर को डेल्टा एल लेंथ से और एक्सटेंड करना है तो कितना वर्क करना होगा, अगर मुझे डेल्टा एल लेंथ से और एक्सटेंड करना है डीएल लेंथ से, तो और कितना वर्क करना होगा। क्वेश्चन समझ रहे हो, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां तक एक्सटेंड कर चुके हो, ठीक है, एल लेंथ तक, इसके बाद डीएल लेंथ और एक्सटेंड करने के लिए कितना वर्क करना होगा, मैं ये पूछ रही हूँ, क्योंकि जो मैं वर्क करूंगी वही तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होगा ना। सो अभी मैं ये पूछ रही हूँ कि डीएल लेंथ से फर्दर एक्सटेंड करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या लिखते हो, वर्क डन लिखते हो एफ डॉट डी एस। ठीक है, सो फोर्स क्या लिखोगे, फोर्स एफ डॉट डीएल। अब देखो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डीएल भी है डाउनवर्ड में, सो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, एफ डीएल कॉस 0। डन। सो दिस इज एफ डीएल। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, एफ वी कैन कैलकुलेट बाय दैट यंग्स मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला। कैसे, जैसे तुम्हें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का वैल्यू तो पता है, y इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात है, तो यंग्स मॉड्यूलस होगा कांस्टेंट, y स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया। ठीक है, एरिया नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है, मैं ए को ए ही मान रही हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, यहां तक पहुंचने तक, जस्ट यहाँ की बात कर रही हूँ, यहाँ पे स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन, स्ट्रेन इज व्हाट, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। कितने चेंज हुआ है लेंथ में, एल, ओरिजिनल लेंथ क्या था, कैपिटल एल, सो एल बाय एल यू विल राइट। सो फोर्स वैल्यू इज हाउ मच, इट इज एफ एल बाय ए एल, sorry, yes, y equal to this. Now force value will be how much, अगर मैं यहाँ से लिखूं फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है, it is your a l y divided by l. This is force, right? Now put the value of force here and calculate small work done while extending it by length of dl. कितना वर्क करना पड़ेगा। So ये मैं small work done, क्योंकि small displacement के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो इस पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू है एफ, और एफ किसके बराबर है, वाई ए एल बाई
एल क्योंकि इस पॉइंट तक एक्सटेंशन स्मॉल एल है, वाई ए बाई एल एल डी एल। अब तक तो तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि वर्क डन कितना होगा। अगर सपोज करो हमारा एक्सटेंशन इनिशियली यहाँ था, 0 पे था, और फाइनली यहाँ तक है, सपोज एल लेंथ तक, या फिर कोई भी एल डैश लेंथ तक तुम गए, यहाँ तक आए एल डैश लेंथ तक, तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन, इनिशियल एक्सटेंशन इज 0, फाइनली सपोज एल डैश, so work done will be equal to YA by L square by 2, 0 से L dash. So this is equal to YA by L 2L and this is your L dash का स्क्वायर, या फिर उसको कॉमन L स्क्वायर बोलो, ठीक है, वेरिएबल। So this is this, कहने का मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक अगर एक वायर है जिसका लेंथ कैपिटल एल है, और अगर उसे तुम्हें एक्सटेंड करना है बाय स्मॉल लेंथ एल, या कंप्रेस करना है बाय स्मॉल लेंथ एल, कितना वर्क होता है? वाई ए बाई 2L इंटू एल का स्क्वायर। और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो तुम्हारा वायर है, जो तुम्हारा रोप है, उसमें वो क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी in a stretched wire will be equal to how much? This much. Anyone having any doubt in understanding this? If yes, let me know. It's your time. Okay, Jadeja, Pragna, no ma'am, Aditya, Arya, Abhay, और प्रियराज, तुम सब भी बताओ। सब समझ के बोल दिया करो यार, अच्छा लगता है तुम लोग बोलते हो तो। चलो, सो व्हाट इज द वर्क डन? हाफ वाई। अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, देखो, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। आंसर आया है वाई ए बाई 2L इंटू एल स्क्वायर। आंसर क्या आया है? वाई ए बाई 2L एल स्क्वायर, यही आया है ना। अभी देखो क्या लिखा जा रहा है, वर्क डन हाफ वाई, यानी कि हाफ वाई एल बाई एल का स्क्वायर। यहाँ पे तो एक ही एल है, तो एक काम करेंगे, एक एल और लिख लेते हैं, तो एक एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेते हैं, ठीक है। सो स्मॉल एल बाई कैपिटल एल का स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, ठीक है। अब इसको बस मैनिपुलेट करना है, कुछ नहीं। So half into, this is your what? This is Young's modulus. This is Young's modulus. And L by L is what? Longitudinal strain. That is a strain here. And AL is what? Volume of the wire. ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, फोर्स को, यानी कि स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस को क्या लिखते हो? Y इंटू स्ट्रेन लिखते हैं ना। सो यंग्स मॉड्यूलस इनटू, यहाँ पे स्ट्रेन का स्क्वायर है ना। अगर एक स्ट्रेन को मैं बाहर ले लूं तो यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन किसके बराबर हो जाएगा? स्ट्रेस। सो यहाँ हम लोग एक फॉर्म और लिख सकते हैं, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। डन। सो अगेन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर कितना होगा? वो तुम्हारा होगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। आई एम सेइंग वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द वायर इधर चला जाएगा, सो दैट इज हाफ स्ट्रेस सिग्मा। स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया है, स्ट्रेन को समथिंग ई काइंड ऑफ। सो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? वर्क done per unit volume, or you can say potential energy stored per unit volume, done, and that is equal to this. So this is the only formula तो है ही इस चैप्टर में। दो ही चीज हमें याद रखना था, एक हुक्स लॉ, F इक्वल सॉरी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो इक्वेशंस हम हर जगह लिख रहे हैं, हुक्स लॉ था। और उसके बाद ये है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर कितना होगा? So that is energy stored per unit volume is half stress into strain. This is the only formula you have to remember, and this is where our
class or not class ends, our topic mechanical properties of solid ends. Okay, and these all are the question that you can solve. In short, chapter खत्म है तो उस chapter में जितने questions हैं आप सब solve कर सकते हो. And if you're not solving question, only following the lecture, I'm telling you with due experience, and please do respect that, you won't get anything. ठीक है? Only thing that you will get is you will be able to write answers in your board exams, in your school exams. अदरवाइज कोई हेल्प का नहीं होगा. अब देखो बोर्ड में 98% नंबर भी आ गया, उसका क्या फायदा है? अगर मैं ये नहीं कह रही दैट इज बैड, मैं ये कह रही हूँ कि अल्टीमेटली पता है क्या होता है, एवरीथिंग यू नीड टू कैश. आई मीन इवन इफ यू आर रीडिंग, पढ़ाई लोग नॉलेज के लिए करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट अल्टीमेटली यू ऑल्सो नीड टू मेक मनी आउट ऑफ दैट. सो ये लाइफ का बहुत ही क्रूअल ट्रूथ है कि you have to read also because you need to earn. ठीक है, ये भी है. तो चलो इसलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज तुम लोग थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड भी बनो, फोकस किया करो. या फिर जो भी तुम्हारा गोल है ना, यू पीपल आर वेरी स्मार्ट यार, वेरी मच स्मार्ट. सो जो भी तुम्हारा गोल है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लाइक माइंड तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, आई मीन इफ यू हैव वेरी डिफरेंट गोल और डिफरेंट with different set of mind you are approaching towards your life, it's okay, it's totally fine. Only thing is मैं तुम्हें ये चाहती हूँ कि you sit and think or you sit and answer yourself कि what is your plan to achieve that. तुम्हें जो भी करना है तुम करो, but have a plan for that. And that is where work start, like you need to work. कभी कभी क्या होता है ना, हाँ मैं तो ये करना चाहती हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ रही. ठीक है, तुम ये करना चाहते हो इसलिए नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जो तुम करना चाहते हो उसके लिए प्लान क्या है? लेट मी नो. तो ये तुम्हें खुद से पूछना है, खुद को आंसर करनी है. अगर ये करोगे ना, यू विल बी फार फार अहेड इन योर लाइफ, फार देन आई कैन इमेजिन फॉर यू, यू नो, दैट इज फॉर श्योर. चलो बहुत ज्ञान हो गया. इन ज्ञान की बातों के साथ वो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, 11th क्लास सेकेंड पार्ट ऑफ फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर एंड होता है और सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है. इसको मैं स्टार्ट करूं इससे पहले तुम लोगों का कुछ व्यूज है, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क और एनी सजेशन यू हैव? आर यू फीलिंग लाइक कि कुछ क्वेश्चंस हो जाते या फिर एनीथिंग, तो मुझे बताओ. यस, या पढ़ने का मन नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो. अब मैं इतनी दूर हूँ, लेक्चर ही दे सकती हूँ, डांट तो नहीं सकती, डांट भी सकती हूँ बट लाइक कितना ही डांट सकती हूँ. कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी, मतलब पढ़ाई को लेकर पढ़ने का मूड नहीं है, ये चैप्टर कब होगा, या फिर कुछ भी, एनीथिंग, एनी सजेशन. या फिर क्रिसमस पार्टी डिस्कस करनी है, न्यू ईयर पार्टी डिस्कस करनी है, कोई सजेशन चाहिए, कुछ भी. क्यों सीरियस बैठे हो इतना? चिल चिल, जिंदगी को ना इतने सीरियसली भी नहीं लेना है. ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ. रखना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा तो आई शुड स्टार्ट. ओके, सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. यहाँ पे हम लोग जैसे अभी तक पिछले चैप्टर में वी वर डीलिंग विद सॉलिड. सॉलिड पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस लगाएंगे तो क्या होगा. मोस्टली वी वर डीलिंग विद सॉलिड. नाउ वी विल डील विद फ्लूइड. और फ्लूइड के साथ डील करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. डिफिकल्ट मतलब ज्यादा पढ़ना होगा. ठीक है, नथिंग इज डिफिकल्ट. फिजिक्स इज टू इजी. ठीक है, प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड हम पढ़ेंगे. ये सारे टर्म्स अभी तुम्हारे लिए एक फॉरेन लैंड जैसे होंगे, बट डोंट वरी. बोएंसी न्यू टर्म नहीं होगा. तुम लोग क्लास 9th में पढ़े होगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़े होगे. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलिस इक्वेशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन. लेट मी टेल यू, ये तुम्हारा लेक्चर 1 मतलब एक पोर्शन ऑफ लेक्चर को कंटेन करेगा. ये तुम्हारा एक अनदर लेक्चर होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, यानी कि 5 लेक्चर्स. ओके, प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सिमिलरली इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी जिसको हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक दो क्वेश्चन भी करेंगे.
ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलिस इक्वेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगेन इसके लिए भी एक अच्छा क्लास लगेगा। देन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जस्ट लाइक फ्रिक्शन, ठीक है। जिस तरह से हमने सॉलिड में फ्रिक्शन पढ़ा है उसी तरह से लिक्विड में विस्कोसिटी पढ़ते हैं। सरफेस टेंशन दैट वी विल स्टडी, दिस इज अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चीज जो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट थिंग से, और ये था तुम्हारा प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड। सो हियर इट इज प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड, और इसके अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो मैं बहुत ही लेमन टर्म से स्टार्ट करूंगी कि ये प्रेशर अराइज कहाँ से होता है फ्लूइड्स में। सो इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रेशर, बेसिक इंट्रोडक्शन, ओके। उसके बाद हम लोग पास्कल लॉ को देखेंगे, हाइड्रोलिक मशीन जो कि उसका एक एप्लीकेशन है उसको देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल रीड कि फ्लूइड, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, जो लोग भी, तुम लोग कितने लोग समंदर के पास रहे हो, यू पीपल आर फ्रॉम like coastal region or what, but still it doesn't make sense, but still I want to ask, how many of you are from coastal region? Sea is a very exciting topic, है ना, समंदर। तुम लोग सोचते होगे मैं कितनी चीजें पूछती हूँ, है ना। चलो ठीक है। तुम लोगों ने सुना होगा कि जो डीप डाइवर्स होते हैं ना, जो समंदर के अंदर जाते हैं, ठीक है, वो उनका इंटरनल ब्लीडिंग काफी होने का चांस होता है, इसलिए वो सिलेंडर कैरी करते हैं जो कि प्रेशर को मेंटेन करता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग समंदर के अंदर जाते हैं, जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं ना, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। और जैसे हमारे जो वेन्स हैं जिसके अंदर ब्लड होता है, ये वेन्स ले लो, इसके अंदर क्या है, ब्लड है, ठीक है। सो ये सपोज कर लो मेरा हाथ है और ये समंदर के बहुत अंदर है, तो ये जो मेरे हैंड के अंदर जो ब्लड है, जो वेन्स हैं, ये जो वेन्स है, सॉरी ये जो ब्लड है, ये मेरे वेन्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और आउटसाइड का प्रेशर इतना ऑलमोस्ट उसके बैलेंस में होना चाहिए। अगर आउटसाइड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो मेरा वेन क्या हो जाएगा, रप्चर कर सकता है, क्योंकि अगर आउटसाइड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जैसा काम करेगा, है ना। वो वेन को क्या करने लगेगा, धीरे 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 छोटा करेगा और वो रप्चर कर जाएगा, और जिससे ब्लीडिंग होती है, क्योंकि अगर वेन रप्चर कर गया तो ब्लड बाहर आ जाएगा। डन। एंड इट दिस हैपेंस बिकॉज जब हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, दैट वी विल सी। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ इन फ्लूइड, जैसे जैसे अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, दैट वी विल सी। नाउ अनदर थिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर, ठीक है, दिस टू आर टेक्निकल टर्म्स, वी विल गो थ्रू दैट आल्सो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड के अंदर क्या आएगा, फ्लूइड के अंदर दो चीजें आएंगी, लिक्विड और गैस, ठीक है, लिक्विड और गैस। अब देखो यहाँ पे रिवर का वाटर दैट इज फ्लूइड, here there is what gaseous something that is also fluid. So fluid is a substance which can flow under the small application of force. Again ये बहुत बेसिक है, तुम लोग 7th 8th 6th सब जगह पढ़े होंगे ये चीजों को, है ना। बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन एज व्हाट, फ्लूइड। डन। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ जब भी क्लास स्टार्ट करती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट है। डन। प्रेशर, प्रेशर है क्या, तुम लोग 9th क्लास में भी काफी इस चीज को पढ़े होगे, पढ़े हो ना। सो प्रेशर है क्या, जैसे अगर तुम्हें दीवार पे कोई कील को ठोकना है, सपोज करो तुम्हारे पास कोई भी एक पिक्चर है जिसको तुम्हें हैंग करना है, सो यू नीड अ कील, कील समझ रहे हो ना, जो हम लोग हैंग करने के लिए जो यूज करते हैं। डन। सो यहाँ पे ये एक एक्स जैसे कोई भी चीज है जो हैमर है, जिससे हम क्या करेंगे, इस कील को मारेंगे ऐसे करके, तो ये वाली जो चीज है वो क्या जाता है, दीवार के अंदर जाता है, और फिर ये क्या हो जाता है, रिजिडली फिक्स हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे रोल किसका हो रहा है, ये एग्जाम्पल क्यों लिया गया, क्योंकि व्हाट हैपेंस, तुम लोग अगर कील को ध्यान से देखो तो तुम्हें एक चीज दिखेगा, वो ये कि वो कुछ ऐसा होता है
है ना, उसके पास कुछ एरिया होता है और उस एरिया पे हम लोग इसको हैमर करते हैं, डन। सो व्हेन वी आर हैमरिंग इट वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, डन। और ये वाला जो एंड होता है ना, ये वाला एंड क्या होता है, काफी नुकीला होता है। जो दीवार के अंदर जा रहा है वो एंड नुकीला होता है, जिसपे हैमर लग रहा है वो क्या होता है, वो नुकीला नहीं होता। देखो इसका कुछ एरिया होता है, डन। सो मेकिंग थिंग सिंपल, यहाँ पे हैमर से सपोज करो मैंने फोर्स एफ अप्लाई किया, सो ये एफ फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, डन। सो यहाँ पे लाइक फोर्स को भूल जाते हैं, एक काम करते हैं, प्रेशर के टर्म में ही बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो ये जो तुम्हारा हैमर है वो कितना प्रेशर लगा रहा है इस पे पी प्रेशर लगाया। अब ये पी प्रेशर की वजह से ये मटेरियल जो है वो दीवार के अंदर जाएगा, सो यहाँ पे अंदर जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये वाला एंड पॉइंटेड क्यों है और ये वाला एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा क्यों है? कहने का मतलब हमारा किल कुछ, मेरा डायग्राम बहुत खराब होता है, सो इट्स समथिंग लाइक दिस ना, यहाँ पे किल कुछ ऐसा है, डन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ये कम है, डन। ऐसा क्यों है? कैन एनीवन आंसर? तुम लोग 9th क्लास में पढ़े भी होगे प्रेशर का क्या रोल होता है एरिया से। कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड व्हाई इट इज लाइक दिस? यस, ठीक है, बाद में आंसर करना, लेकिन आगे में ओके, बट आई वांट यू टू आंसर, सो यू विल लेट मी नो दिस, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। देखो हर चीज को अगर मैं बता दे जाऊं तुम सोचोगे कब, सो यू नीड टू थिंक अबाउट। तुम्हें आंसर क्या करना है, कल के क्लास में मैं पूछूंगी कि ये जो तुम्हारा किल है, जो उसको क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में, वो वर्ड भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, व्हाट इज दैट कॉल्ड, आई डोंट नो। सो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा क्यों होता है, ये कम क्यों होता है, दैट इज माय क्वेश्चन, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट नाउ। प्रेशर क्या है ये पढ़ते हैं, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, डन। प्रेशर को क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हम सब करते आए, बचपन से करते आए हैं, है ना। सो अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अगर हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ले लो, अगर इस पे हमने फोर्स लगाया एफ फोर्स, तो प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स बाय एरिया। अब देखो डेफिनेशन में बहुत अच्छे से जाना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया है, तुम्हें पता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रेशर से भी क्वेश्चन आया है। थिंग इज कि दिस इज योर नॉर्मल फोर्स एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। प्रेशर को हम जनरली बोल देते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, बट कौन सा फोर्स, force that is normal to the area। again I will come back to it again, but उससे पहले तुम्हारा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर स्केलर यूनिट है या फिर स्केलर थिंग है, क्वांटिटी है या वेक्टर, एनीवन? प्रेशर इज स्केलर और वेक्टर, व्हाट विल बी इट्स डायमेंशन? यस, जडेजा, आर्य, प्रज्ञा, स्केलर, इसका डायमेंशन क्या होगा, धीरज, यस, जडेजा, अभय, डायमेंशन क्या होगा? Can anyone let me know? Force per unit area. Give me the dimension. Okay. This is ml minus 1, t minus 2. Okay. Thank you. So, force dimension क्या होता है? ml t minus 2. ठीक है. एरिया का डायमेंशन क्या होता है? L square. So, this is ml minus 1, t minus 2. Pragna. Thank you. So, this is scalar. एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एसआई यूनिट, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बुलाते हैं, पास्कल बुलाते हैं, ठीक है। लेटर अहेड वी विल डील विद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, डन, वो हम देखेंगे आगे, बट अभी के लिए ज्यादा लोड नहीं करते, धीरे धीरे करके ब्रेन में लोड करेंगे चीजों को, ठीक है। सो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, एसआई यूनिट इज पास्कल, just have it in your mind।
चलो, तो ये यहाँ पे मैं ये समझाने के लिए मैंने पेज लिया था कि जो हमने अभी प्रेशर लिया वो क्या लिया, फोर्स नॉर्मल टू एरिया, ठीक है, ये लिया डिवाइडेड बाय एरिया। देन सो व्हाट डू वी मीन बाय फोर्स नॉर्मल टू एरिया। सपोज कर लो यहाँ पे ऐसा है, ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस पे हमने फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, ऐसे फोर्स लगाया, डन, और ये एंगल तुम्हारा बना रहा है थीटा, इसका एरिया का वैल्यू ले लो ए। अब मुझे बताओ प्रेशर कितना होगा, एवरीवन कम ऑन। यस, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आई एम आस्किंग। अभय, आर यू हियर? F cos theta by A. Yes, Jadeja. Very good. So pressure will be what? Force normal to area. Normal to area line कौन सा है? अगर ये एरिया है, इससे नॉर्मल क्या होगा? यही होगा ना, यानी कि एरिया वेक्टर का लाइन। Done. So this is normal to area, and force is acting in this sense, right? Force. It is making an angle theta. So force, component of force, normal to the area is what? F cos theta. Parallel to the area is what? F sin theta. So we have to take that component of force which is normal to the area. So here you will write what? F cos theta by A. So be careful. When you write pressure, force should be always that value which is normal to the area. Otherwise, you will get wrong answer. ठीक है? So here we need to be careful. अब देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, दैट इज डेंसिटी। हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं आगे, इसलिए मैंने जनरल आइडिया के लिए रख दिया कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल, डन। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ गैसेस वी विल डिफाइन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, okay, because liquid and gases will occupy some volume, so their mass will be contained in certain volume, and that is why here density is what, mass per unit volume. We are not talking about linear density or areal density, simple density, mass per unit volume, okay, because liquid and gas is contained in volume. Then this is mass, this is volume, and again this is a scalar quantity. Unit kg per meter cube. Dimension you can easily write ml minus 3. Okay. So this was just the information, nothing else. Now we will come to the important thing, that is your Pascal's law and hydraulic machine. ठीक है, अब यहाँ से हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे, डन, एंड दे आर वेरी इजी अगेन. सो जनरल आइडिया ऑफ प्रेशर, अगेन वी विल स्टार्ट विथ कि प्रेशर अराइज कैसे होता है, डन. सो देखो, और प्रेशर अराइज कैसे होता है, इसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर पढ़ना है, डन. सो हमारा बैकग्राउंड यहीं से स्टार्ट हो जाएगा. अब देखो, गैसेस में अगर कोई भी कंटेनर में, जैसे यहाँ जो कंटेनर दिख रहा है, इस कंटेनर में गैस रखा हुआ है और ये गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा. तुम लोग पढ़े भी होगे, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हो ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी. P is what? Pressure getting exerted by gases. So gas pressure exert कैसे करता है? अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, गैस क्या है? They are always in random motion. So they are randomly moving. And when they will randomly move, they will collide with wall. और जब कोई भी चीज, या फिर अगर एक कार वॉल से कोलाइड करता है, कार के पास वेलोसिटी है, डन, अगर वो वॉल से कोलाइड करता है तो वो वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस पे वो फोर्स लगाएगा, डन. So here also in gases, origin of pressure is what? Origin of pressure is कि जो gases molecules हैं, they are in motion, they will strike the wall. So if they are striking the wall, they are exerting force on that and hence pressure. So that is the origin of pressure in gases. लेकिन fluid mechanics में हमें gas के pressure के को discuss करना ही नहीं है. Only the origin I just discussed because we are talking about fluid. Fluid के अंदर gas भी आता है. इसको हम लोग लार्जली पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि इस चैप्टर के बाद आएगा, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू
pressure exerted by liquid. Okay, so general idea of pressure inside liquid. What is that idea? यहाँ पे जो डायग्राम बना है इसका क्या मतलब है? मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश की है कि सपोज कर लो हमारे पास एक बहुत ह्यूज कंटेनर, ठीक है, और ये कंटेनर सील्ड है, बंद है, ठीक है। मैंने क्या किया, हम लोगों ने 3 तरह की एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, और वो तुम्हारा 3 तरह का एक्सपेरिमेंट कैसा है दैट वी विल सी जस्ट नाउ। ओके, सो तुम लोग खुद मुझे बता दोगे। जैसे सपोज कर लो पहले केस में हमने क्या किया, 3 जगह पे टैप लगा दिया। यहाँ पे एक टैप लगाया, टैप T1, यहाँ पे एक टैप लगाया, टैप T2, और यहाँ पे T3। हमने क्या किया, T2 और T3 को बंद रखा पहले। किसको ओपन किया, T1 को। और जब हमने T1 को ओपन किया तो हमारा ऑब्जर्वेशन, ये तुम घर पे भी कर सकते हो, हमारा ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि उससे जो लिक्विड निकल कर आई, वो कुछ ऐसा ट्रेजेक्टरी लिया, यहाँ आकर गिरा, ठीक है। उसके बाद हमने T1 T3 को बंद रखा, T2 को ओपन किया, और जब हमने T2 को ओपन किया तो वाटर हमारा और दूर जाके गिरा, ठीक है। और T3 को ओपन किया, कीपिंग T1 एंड T2 क्लोज्ड, तो T3 से जो वाटर का स्ट्रीम निकला वो सबसे दूर गया। अब देखो दूर और पास जाने का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी चीज को तुम फेंक रहे हो, यहाँ पे भी टैप को जब हम खोल रहे हैं तो वो टैप क्या कर रहा है, वाटर को फेंक रहा है। तो कोई भी चीज को जब मैं फेंक रही हूँ, सपोज तुम्हारे हाथ में बॉल है, तुम बॉल को फेंक रहे हो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो, अगर तुम बॉल को हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक रहे हो तो सबसे ज्यादा दूरी पर कब जाएगा, जब तुमने उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा दी है, डन, यानी कि जब तुमने उस पे फोर्स ज्यादा लगाया है, डन। सो यहाँ पे जब ये कम दूरी पे जाकर गिर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से जो पानी निकल रहा है उस पे प्रेशर कम है। ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा फोर्स से वो बाहर आएगा, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, सबसे ज्यादा है। तो आई विल से हियर कि P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है प्रेशर का, बट जस्ट बाय लुकिंग एट द एक्सपेरिमेंट वी कैन सी दैट P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। व्हाई दिस इज हैपनिंग, प्रेशर क्यों ज्यादा है? अगेन वी वोंट गो इनटू द इक्वेशन स्टिल, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तुम सोचो ये जो T3 के पास का जो लिक्विड है, इसके पास ज्यादा लोड है ना, इसके सर पे ज्यादा लिक्विड रखा हुआ है ना। जैसे यहाँ का जो लिक्विड है, इसके सर पे कितना लिक्विड रखा हुआ है, इतने लेंथ का लिक्विड रखा हुआ है, तो वो इतने भार को कैरी कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर में है ना। सो यहाँ का प्रेशर सबसे ज्यादा है। अब देखो यहाँ का जो लिक्विड है उसके ऊपर इतने कॉलम ऑफ लिक्विड का भार है, यानी कि इससे कम है, तो ये इतना भार लेके बैठा हुआ है यहाँ पे, और जैसे ही इसको ऑप्शन मिलेगा इस भार को हटाने के लिए, वो उस एनर्जी को रिलीज करता हुआ वो ज्यादा दूर तक जाकर गिरेगा। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ के लिक्विड को, इसके पास तो बहुत कम भार है, सो यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, सो ये कम डिस्टेंस पे जाकर गिरेगा। सो these are just the way you can visualize thing. सो अब हमारा विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है ना, तो वी विल वेरी इजीली सॉल्विंग थिंग्स, कि अगर हम कैलकुलेशन भूल भी गए तो दिस थिंग शुड बी इन आवर हेड कि हाँ यहाँ पे तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, व्हाटएवर। सो in the next class what we will do, we will derive formulas कि actually P3 का वैल्यू क्या होगा, P2 क्या होगा, P1 क्या होगा, हाइट से कैसे वेरी करेगा, all those things, ठीक है। so next class में we will move on with those things. Done? Anyone having any doubts or anything? यार आज तुम लोगों का असेंबली टाइम हो रहा होगा, है ना? ओके नो, चले जाए, ठीक है। सभी लोग ओके, प्रज्ञा थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, एंड आई विल इनकरेज कि कल की क्लास में और भी लोग रिप्लाई करो, प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तुम लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है हमेशा ही, ठीक है, तो प्लीज तुम लोग ये चीज मेंटेन किया करो, आई विल बी वेरी मच हैप्पी, एंड डोंट स्टे स्ट्रेस्ड फॉर कि हम जो नहीं पढ़े उसका क्या होगा, व्हाटएवर। फर्स्ट पार्ट एवरीथिंग विल गेट कवर्ड। फिजिक्स में क्या है ना, अगर तुम 7-8 चैप्टर को सही से किए हो ना, तो रेस्ट 7-8 चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बनने लगता है, बिकॉज फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर, और नेचर के तुम एक एलिमेंट को पढ़ चुके हो ना, तो अनदर एलिमेंट तुमसे अपने आप कनेक्ट करेगा,
ठीक है। सो जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर बिल्डअप करो, उसको पढ़ो, और 11th क्लास में से भी बर्डन की कोई चीज नहीं है, डोंट वरी। बट डोंट वरी डजंट मीन डोंट सॉल्व क्वेश्चंस, डू सॉल्व क्वेश्चंस एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप रिप्लाइंग। ठीक है, चलो, एनीवन हैज एनीथिंग टू से बिफोर वी मीट टुमारो? ओके अभय, यू लेफ्ट। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय, टाटा। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। मिलते हैं कल के क्लास में, टेक केयर, बाय आर्या, बाय बाय, टाटा। चलो बाय प्रज्ञा। चलो मैं तुम सबको सी ऑफ कर देती हूँ, है ना?